कमरे में मध्यम रोशनी थी और मनाहिल मलिक थक कर सोफे पर बैठी और जवियार को देख रही थी, जो फर्श पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसने जो थप्पड़ खाया था, उसका निशान उसके गोरे गाल पर अब भी हल्का सा नुमाया था, मगर अब वह भी वही मासूमाना हरकतें कर रहा था। मनाहिल मलिक ने एक लंबी आह भरी और ब्रश हाथ में लिए उसके पास जमीन पर बैठ गई। तुम्हें पता है भालू, तुम बहुत बदतमीज हो, उसने जवियार के बिखरे बालों में आहिस्ता से ब्रश फेरते हुए कहा। अगर तुम ठीक होते ना तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करती, पर क्या करूं, तुम्हारी ये खाली आंखें देखकर गुस्सा ही नहीं रहता। जवियार ने एक लम्हे के लिए अपना हाथ रोका। उसके सीने में एक तड़प सी उठी। वो खाली आंखें नहीं थीं, वो तो इंतकाम की आग में जलती आंखें थीं, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से नकाब पहनाया हुआ था। मनाहिल मलिक उसके बालों को संवारते हुए खुदकलामी के अंदाज में बोलती रही। मेरी माँ कहती है कि जो लोग बोल नहीं पाते, अल्लाह उनकी हिफाजत खुद करता है। शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है और तुम्हें एक सहारे की। काश तुम जान पाते कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे गिर्द कितना गहरा जाल बुन रहे हैं। और जवियार के कान खड़े हो गए। उसने शरारत के अंदाज में एक गुड़िया उठाई और उसे हवा में लहराते हुए मनाहिल मलिक के चेहरे के करीब ले आया। बेबी डॉल, प्यारी बेबी डॉल, वो हंसते हुए बोला, मगर उसकी नजरें मनाहिल मलिक की आंखों में गड़ी थीं। मनाहिल मलिक ने मुस्कुराकर गुड़िया उसके हाथ से ली, लेकिन उसी लम्हे उसकी नज़र जवियार के दूसरे हाथ पर पड़ी, जो फर्श पर मजबूती से जमा हुआ था। उसके हाथ की रगें तन गई थीं और गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि जैसे वो किसी चीज को कुचलने की ताकत रखता हो। ये किसी जहनी तवाजुन खोए हुए इंसान की ढीली ढाली गिरफ्त नहीं थी। मनाहिल मलिक की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई थी। उसने गौर से जवियार के चेहरे को देखा। जवियार ने फौरन अपनी नजरें झुका लीं और दोबारा गुड़िया से खेलने लगा, लेकिन इस बार मनाहिल मलिक का शक जाग चुका था। जवियार, उसने धीमी आवाज में पुकारा और जवियार ने कोई जवाब ना दिया। वो एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक पर रखकर गिराने में मगन रहा। मनाहिल मलिक ने झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। अगर तुम नाटक कर रहे हो ना, तो याद रखना मनाहिल मलिक को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। और जवियार का दिल जोर से धड़का, मगर वो साकेत रहा। उसे अंदाजा हो गया था कि ये गरीब लड़की जितनी मजबूर है, उतनी ही बाखबर भी। उसे अब अपना खेल मजीद एहतियात से खेलना था। बेटा, तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? हफ्ते हफ्ते बाद घर आती हो और चंद लम्हे गुजार कर वापस चली जाती हो। मनाहिल मलिक की माँ नूरीन ने तशवीश से कहा। तो मनाहिल मलिक ने उनकी तरफ देखा और पास आकर बैठ गई। माँ, ये नौकरी मेरे लिए बेहतर है। मैं इज्जत से एक जगह रहती हूँ और उस छोटे बच्चे के साथ मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसने समझाने वाले अंदाज में अपनी माँ नूरीन का हाथ थामकर कहा। मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूं? वो आए दिन पूछते हैं कि तुम आखिर होती कहाँ हो। वो जी जिद करते हैं कि मैं खरोच जाकर तुम्हें देखूं। वो अफसुर्दगी से बोली। मैं उन्हें समझाती हूँ। मनाहिल मलिक कहकर अपने बाप के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला तो सामने ही वो चारपाई पर लेटे थे। मनाहिल मलिक को देखते ही उन्होंने हाथ के इशारे से पास बुलाया। वो आंखों में आंसू लिए उनके पास बैठ गई। बाबा, आप क्यों मेरी फिक्र करते हैं? आपको मुझ पर यकीन है ना कि आपकी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती? उसने मोहब्बत से बाप का हाथ थामा। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मोहल्ले वालों को जवाब देना अब मेरे बस में नहीं है। वो मुझे नहीं, तुम्हारी माँ को सुनाते हैं। आखिर कब तक वो इनका सामना करेगी? मलिक असलम थके हारे अंदाज में बोले। बाबा, लोगों को काम है बातें बनाना, हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते। आप बेफिक्र रहें, जैसे ही आपके ऑपरेशन के पैसे जमा हो जाएंगे, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। मनाहिल मलिक ने मुस्कुराकर तसल्ली दी और बातें करने लगी। मनाहिल मलिक ने घर में बताया हुआ था कि वो एक 10-12 साल के बच्चे की केयर टेकर है, जिसकी देखभाल के लिए उसे वहीं रहना पड़ता है। मलिक असलम को दिल का आरज़ा था और घर में कोई कमाने वाला भाई ना था, इसीलिए मनाहिल मलिक को बाहर निकलना पड़ा। बेटा, खाना खा लो। उसकी माँ नूरीन कमरे में दाखिल हुई। क्या बाबा ने खाना खा लिया? मनाहिल मलिक ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, उन्होंने खा लिया है और दवाई भी दे दी है।
अब तुम जल्दी से खा लो। कुछ देर वालदैन के साथ वक़्त गुजारने के बाद मनाहिल मलिक ने अपना बैग उठाया। अच्छा अम्मा, अब मुझे इजाज़त दें, मैं जल्दी वापस आऊँगी। इतनी जल्दी जा रही हो? उसकी माँ नूरीन ने पूछा। हाँ माँ। भालू की दवाई का वक़्त हो गया है, मेरे अलावा उसे कोई नहीं देखता। वो बैग में अपना मोबाइल रखती बोली, कैसे माँ बाप हैं उस बच्चे के? किसी इंसान के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? माँ की बात सुनकर मनाहिल मलिक के कदम रुके। उसने पलटकर देखा। अगर उन्हें पता चल जाता कि वो भालू कोई बच्चा नहीं बल्कि 28-29 साल का जवान मर्द है, तो यकीनन उसकी खैर न थी। मनाहिल मलिक के लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट आई, जिसे छुपाते हुए वो बाहर निकल गई। जैसे ही मनाहिल मलिक जवियार खानाजादा के महलनुमा घर में दाखिल हुई, चीखों पुकार की आवाजें उसके कानों में गूंजी। वो भागती हुई जवियार के कमरे की तरफ भागी। वहां खड़े मुलाजिमीन को नजरअंदाज करती जवियार की तरफ बढ़ी। मनाहिल मलिक को देखते ही जवियार ने उसे अपने सीने से लगा लिया। गंदे गंदे हैं ये लोग, मुझे मारा। वो रोते हुए मुलाजिमीन की तरफ इशारा कर रहा था। जवियार का यूं मनाहिल मलिक को सीने से लगाना अब आम बात थी। वो जब भी डरता इसी तरह मनाहिल मलिक की पनाह लेता। यहां तक कि रात को डर कर उठता तो मनाहिल मलिक के पास आकर लेट जाता। मनाहिल मलिक उसे खुद से दूर ना कर पाती, क्योंकि दूर करने पर वो चीखने लगता और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। मनाहिल मलिक ने उसके गिर्द हिसार बांधा और बालों में हाथ फेरते हुए गुस्से से मुलाजिमीन को देखा। किसने हाथ लगाया इसे? वो अपना गुस्सा जब्त करती बोली। तुम इसकी केयर टेकर हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। एक मुलाजिम ने उसे औकात याद दिलाई। राबिया बेगम ने कहा है कि इसे यहाँ दवाइयाँ दी जाएं, मगर ये खा नहीं रहा। दूसरे मुलाजिम ने कहा। मनाहिल मलिक ने लब भींच लिए। मैं जानती हूँ कि मैं इसकी केयर टेकर हूँ, लेकिन जब माँ अपना फर्ज भूल जाए तो मुलाजिमों को अपना हक जताना पड़ता है, जैसा कि आप लोग कर रहे देते हैं। वो भी दूर बदूर जवाब दे गई। ए लड़की, तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है। राबिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। गंदी गंदी है, ये भी गंदी। जवियार ने अपनी माँ की तरफ इशारा करके बच्चों की तरह कहा। और बुरी बात ऐसे नहीं कहते। मनाहिल मलिक ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे खामोश करवाया। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन ये दवाइयाँ जवियार की नहीं हैं। सर हामिद ने मुझे जो दवाइयाँ दी हैं मैं सिर्फ वही दूंगी। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि कोई और दवाई उसे ना दी जाए। वो सर झुकाकर एहतराम से बोली। राबिया बेगम ने हैरत से पूछा, क्या हामिद ने ऐसा कहा था? जी हाँ, इसीलिए मैंने वो दवाइयाँ वापस भिजवा दी हैं। मनाहिल मलिक ने सर झुकाकर जवाब दिया। राबिया बेगम उसे एक जताती हुई नजर से देखकर बाहर निकल गईं। उनके पीछे मुलाजिमीन भी चले गए। जवियार, तुम्हें कितनी बार कहा है मम्मा को ऐसे नहीं बोलते। माँ कभी गंदी नहीं होती। मनाहिल मलिक ने उसे थोड़ा डांटते हुए खुद से दूर किया। वो मेरी मम्मा नहीं है। गंदी है गंदी। जवियार बच्चों की तरह उंगलियां अलझाते हुए बोला। मनाहिल मलिक ने अपना सर पीट लिया। वो जानती थी कि इस मामले में बहस फजूल है, क्योंकि जवियार फौरन चिढ़ जाता था। उसने बात वहीं खत्म की और दोबारा उसके साथ खेलने में मगन हो गई। दूसरी तरफ महल के एक बंद कमरे में साजिशों के जाल बुने जा रहे थे। हामिद ने मना कर दिया है दवाइयां देने से। वो कमरे में इधर उधर टहलती हुई गुस्से से बोली। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? तुम चुपके से दवाइयां बदल देना। उसके साथी ने मशवरा दिया। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो लड़की इतनी होशियार है कि जवियार की दवाइयां अपने बैग में डालकर घूमती है और वो बैग हर वक्त उसके पास होता है। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। बेफिक्र रहो, उसका भी कोई ना कोई हल निकालेंगे हम। वो लड़की माँ बनने की कोशिश कर रही है ना, बस हमें इसी चीज का फायदा उठाना है और उसे उसकी औकात याद दिलानी है कि वो महज एक केयर टेकर है। हम उसके साथ ऐसा खेल खेलेंगे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं रोक पाएगी। वो शख्स अपनी जगह से उठा और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला। इंतजार करो, बस सही वक्त का इंतजार। हम भी देखते हैं कि जवियार कब तक जिंदा रहता है। वो दिन करीब है जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा और उसकी सारी जायदाद पर सिर्फ हमारा हक होगा। दोनों के चेहरों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी।
कैसा है मेरा बेटा? हामिद साहब कमरे में दाखिल हुए और जवियार के पास आकर उसके बालों में हाथ फेरा। जवियार फौरन उनके सीने से लग गया। हामिद साहब से मिलते वक्त जवियार के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट हुआ करती थी। मनाहिल मलिक भी ये देखकर बेफिक्र हो जाती थी कि चलो कोई तो है जिसके साथ जवियार खरजोश रहता है। हामिद साहब ने मनाहिल मलिक की तरफ देखा। मनाहिल मलिक, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? जी बिल्कुल। मनाहिल मलिक ने सर हिलाया और बाहर निकलने लगी। नहीं नहीं, मेरे साथ रहो। जवियार फौरन उठकर मनाहिल मलिक की तरफ भागा और उसका हाथ थाम लिया। जवियार, आपके चाचा आए हैं ना, आपको उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। मनाहिल मलिक ने उसे प्यार से समझाया। नहीं चाचा, तुम दोनों साथ चाहिए हो और जिद था। मनाहिल मलिक ने हामिद साहब की तरफ देखा तो वो मुस्कुराए। कोई मसला नहीं, तुम भी बैठ जाओ, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है। मनाहिल मलिक उनके साथ बैठ गई। हामिद साहब ने जवियार से प्यार करते हुए कहा, बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है तुम्हें। तो जवियार, कल हम पार्क चलेंगे? ठीक है। वो कुछ सोचने वाले अंदाज में चुटकी बजाकर बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। जवियार ने कहकर फौरन मनाहिल मलिक के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ झुका। मनाहिल मलिक उसके अचानक करीब आने पर हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। जवियार मासूमियत से आंखें पटपटाता उसे देखने लगा। जवियार, मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ, मनाहिल मलिक ने शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा और वहां से निकल गई। रुको, जवियार ने रोनी सूरत बनाई, फिर चाचा की तरफ देखकर बोला, गंदी, ये भी गंदी। जवियार, वो गंदी नहीं है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए, तुम्हारी केयर टेकर है, इस तरह उसके करीब जाना उसे अच्छा नहीं लगता। हामिद साहब ने उसे समझाया। क्या उसे अच्छा नहीं लगता? जवियार ने सोचती हुई नजरों से उन्हें देखा। हाँ, किसी भी लड़की को यह पसंद नहीं होता कि कोई उसके इतना करीब आए। वो समझाने वाले अंदाज में बोले, लेकिन वो तो मुझे भालू कहती है। मैं उसका भालू हूं, लड़का नहीं, वो झूठी है। झूठी जवियार का लहजा बता रहा था कि वो अब मनाहिल मलिक से नाराज हो गया है। हामिद साहब मुस्कुराए और नरमी में सर हिलाते उसके साथ खेलने लगे। कुछ देर बाद हामिद साहब राबिया बेगम के कमरे में आए। कैसी हैं आप भाभी? वो कमरे में दाखिल होते बोले। मैं ठीक हूं, आए भाई। राबिया बेगम ने किताब एक तरफ रखी और सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। नहीं, मैं बैठने नहीं आया, बस आपको और जवियार को देखने आया था। जवियार पहले से तो बेहतर लग रहा है, मगर उसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा, हामिद साहब ने अफसुर्दगी से कहा। मनाहिल मलिक ने बताया कि आपने उसकी दवाइयां तब्दील कर दी हैं। राबिया बेगम ने सर झुका लिया। क्या आपको एतराज है भाभी? वो हैरत से राबिया बेगम को देखकर बोले, नहीं भाई, वो मुझसे ज्यादा आपका हक है उस पर। वो फौरन बोली, नहीं भाभी, मुझसे ज्यादा हक तो आपका है उस पर। अगर आपको मेरी दी हुई दवाइयां ठीक नहीं लगती तो आप जो चाहे दे सकती हैं, लेकिन मैंने वो शहर के बेहतरीन डॉक्टर से पूछ कर दी थी। हामिद साहब ने कहा तो राबिया बेगम ने एतबार में सर हिलाया। हामिद साहब वहां से रुखसत हो गए। जैसे ही वो गए, राबिया बेगम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने साइड टेबल पर रखी अपने मरहूम शौहर की तस्वीर उठाई। क्या जरूरत थी आपको मुझे यहां तन्हा छोड़कर जाने की? उनके लब थरथराए। आपने तो वादा किया था कि जब तक जवियार मुझे अपनी मां नहीं मान लेता आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया आपका वादा? उनकी आंखों से आंसू निकलकर तस्वीर पर गिरे। वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें जवियार की नफरत और घर की साजिशों ने अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने एक सर्द आह भरी, आंसू साफ किए और तस्वीर एक तरफ रखकर थकी हारी बिस्तर पर गिर गईं। हामिद कुछ कहने के लिए वापस आए थे, वहां से चले गए थे। राबिया बेगम ने मुस्कुराकर अपना चेहरा साफ किया और दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर अपना दुपट्टा एक साइड फेंकती वॉशरूम में बंद हुई थी। हर तरफ साजिशें ही साजिशें थीं। कौन किसका था किसी को भी मालूम ना था और जवियार उन सबके दरमियान महज एक आम खिलौना था जिसका हर कोई इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। वो सोफे पर लेटी सो रही थी और खिड़की से अंदर आती चांद की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
वो हर फिक्र से बेनियाज चेहरे पर जहां भर की मासूमियत सजाए नींद की गहरी वादियों में उतरी हुई थी, इस बात से बेखबर कि कोई है जो बहुत संजीदा और मोहब्बत भरी निगाहों से उसे ही देख रहा है। बहुत हसीन हो तुम। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? बहुत मजबूर हूं, तुम्हें नहीं बता सकता। वो उसके करीब टेबल पर बैठा, उसके चेहरे पर आए बाल पीछे करके सरगोशी में बोला। उसने एक नज़र बेड पर डाली, फिर वापस मनाहिल मलिक के चेहरे को देखा और मुस्कुराया। वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया, वहां से एक खुफिया फाइल निकाली और उसमें मौजूद तस्वीरों को देखने लगा। उसने हामिद साहब की तस्वीर निकालकर अलग रखी और बाकियों को देखने लगा। आखिर वो कौन है? वो सामने क्यों नहीं आता? अब तो उसे जवियार खानजादा का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पागल हो गया है ना वो। लेकिन वो अब तक खामोश क्यों है? वो हैरत से बड़बड़ाया। फाइल हाथ में लिए वो गैलरी की तरफ बढ़ा और चांद को तकने लगा। ऐसा क्या है जो मेरी आंखों से नफरी है? उसने एक बार फिर पलटकर सोई हुई मनाहिल मलिक को देखा। तुम मुझे मेरे मकसद से हटा रही हो लड़की, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपने मकसद को नहीं भूल सकता। मुझे हकीकत का पता करना है और तुम मुझे नहीं रोक सकती। उसने चाहा कि आगे बढ़कर उसके चेहरे को छुए, लेकिन अगले ही पल अपना हाथ पीछे खींच लिया और फाइल वापस अलमारी में रखकर खामोशी से वहां से निकल गया। सुबह जब मनाहिल मलिक की आंख खुली तो उसकी नजर बेड पे सोते जवियार पे पड़ गई। वो मुस्कुराई और अंगड़ाई लेती हुई वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो जवियार उठ चुका था और ब्लॉक्स के साथ खेल रहा था। उठो जवियार, उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, मनाहिल मलिक ने मुस्कुराकर कहा। इधर आओ। जवियार ने गुस्से से उसे अपनी तरफ बुलाया। मनाहिल मलिक हैरत से उसके पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ? जब चाचा घर आए तो तुमने मुझे हटाया क्यों? उन्होंने कहा तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता। उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। मनाहिल मलिक ने अपने लब भींजे। वो जानती थी कि हामिद साहब ने किस गरज से ये कहा होगा। उसने प्यार से कहा, सही कहा। तुम्हारे चाचा ने मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम यूं अचानक मुझे छूते हो, लेकिन तुम मुझे छू सकते हो, तुम्हें इजाजत है। उसने जवियार के बाल बिगाड़े तो जवियार की आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सी चमक उभरी। मनाहिल मलिक ठिठक गई। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस तरीके से तुम्हारी आंखों में ये चमक आती है और चेहरे पर संजीदगी, वो मुझे हैरान कर देती है। लेकिन खैर, तुम तो मेरे छोटे से भालू हो, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो कहती उठी। और हाँ, आज हमने पार्क भी जाना है। उसने चुटकी बजाकर कहा, नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। जवियार फौरन नफी में सर हिलाता वॉशरूम की तरफ भाग गया। मनाहिल मलिक ने उसके कपड़े वॉशरूम से बाहर रखे और खुद कमरे से बाहर निकल आई। लड़की हामिद भाई ने कहा है कि उन दवाइयों की जगह जवियार को ये दवाइयां देनी है। राबिया बेगम ने मनाहिल मलिक को किचन से निकलते देखकर कहा। मनाहिल मलिक ने हैरत से दवाइयों की शीशी देखी। लेकिन मैडम, कल सर ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, जब वो कल मेरे कमरे में आए थे तो उन्होंने मुझे ये दी। वो जल्दी में थे इसलिए तुमसे बात नहीं कर सके, राबिया बेगम ने सख्ती से कहा। मनाहिल मलिक ने दवाइयां लेकर गौर से देखना शुरू की। क्या देख रही हो? तुम्हें दवाइयां देखने के लिए नहीं कहा। जितना कहा गया है उतना करो। ये दवाइयां आज से वक्त पर जवियार को देनी है, और अगर तुमने कोताही की तो मैं तुम्हें यहाँ से फर्ग कर दूंगी। वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। मनाहिल मलिक ने कंधे उचकाए और जवियार के पास चली गई। दूसरी तरफ राबिया बेगम ने एक नंबर डायल किया। उनके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट आई। तुम्हारे कहने पर मैंने वो दवाइयां जवियार को दे दी हैं, वो फोन पर धीमे लहजे में बोली और फिर राब्ता मुनक़ता करके बेड पर ढेर हो गई। मनाहिल मलिक कमरे में वापस आई तो जवियार अभी तक नहा रहा था। उसने नाश्ता मेज पर रखा और उन नई दवाइयों को देखने लगी जो राबिया बेगम ने दी थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और इंटरनेट पर उन दवाइयों के बारे में सर्च करने लगी। जैसे जैसे वो उनके असरात के बारे में जान रही थी, उसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो दहल कर रह गई।
वो जानती थी कि राबिया बेगम जवियार की सगी माँ नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनके दिल में उस कदर जहर भरा हुआ है। अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी औलाद तो नहीं दी, लेकिन कम से कम जो मिली है उसका तो ख्याल करना चाहिए। मनाहिल मलिक ने गुस्से से वो दवाइयाँ कचरे में फेंक दी। मुझे हामिद साहब से बात करनी होगी और बताना होगा कि राबिया बेगम क्या कर रही हैं। वो गुस्से में भरी एक तरफ बैठकर जवियार के बाहर आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही जवियार बाहर आया, उसने खामोशी से उसे नाश्ता करवाया। वो इस कदर सोचों में गुम थी कि जवियार के बार बार पुकारने पर भी उसे होश ना आया। मुझे पार्क लेकर चले? अचानक जवियार उसके बिल्कुल करीब आकर बोला तो मनाहिल मलिक हड़बड़ा गई। वो जैसे ही पलटी, उसका सर जवियार के चौड़े सीने से टकराया। उससे पहले कि वो तवाजुन खोकर गिरती, जवियार ने उसे मजबूती से थाम लिया। अचानक दोनों की नजरों का तसादुम हुआ। मनाहिल मलिक जवियार की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी दिल की धड़कनें बेतरीब हो गईं और वो हैरत से आंखें फैलाए उसे देखने लगी। वो फौरन उससे दूर हुई और खुद को संभाला। भालू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि यूं अचानक मेरे करीब ना आया करो? उसने अपनी घबराहट का गुस्सा जवियार पर निकाल दिया। मैं कब से बुला रहा हूं, अब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम गंदी हो। मनाहिल मलिक ने अपना गुस्सा जब्त किया और उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे माफ कर दो, मेरा ध्यान कहीं और था। बोलो, क्या हुआ? वो बच्चों की तरह उसे पिचकारते बोली। मुझे पार्क जाना है, उसने चेहरा दूसरी तरफ फेर कर कहा। मेरी तरफ देखो, फिर चलेंगे, मनाहिल मलिक ने कहा तो जवियार ने फौरन उसकी आंखों में झांका, मगर अगले ही पल मनाहिल मलिक ने अपनी नजरें चुरा लीं। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि वो एक सेकंड भी ना देख सकी। वो उठी और हिजाब ठीक करने लगी। तुमने कहा था मेरी तरफ देखोगी, लेकिन तुमने तो देखा ही नहीं, जवियार ने मुंह बसौर कर कहा। मनाहिल मलिक ने उसके बाल बिगाड़े और मुस्कुराकर बोली, मैंने देख लिया है, हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। क्या मैं सच में अच्छा हूं? जवियार ने खुशदिली से पूछा। मनाहिल मलिक कुछ लम्हे खामोश रही। उसे अपनी धड़कनें फिर तेज होती महसूस हुई। वो खामोशी से उसे साथ कमरे से बाहर निकल आई और घर से बाहर निकलती चली गई। मुझे आइसक्रीम खानी है। पार्क के बाहर आइसक्रीम देखकर जवियार ने जिद की। जवियार, सर्दी का मौसम है और तुम मेडिसिन भी खाते हो। आइसक्रीम ठीक नहीं है, चलो पार्क चलते हैं, वो समझाने वाले अंदाज में बोली। नहीं, मुझे खानी है। वो जिद पर अड़ गया था। मैंने कह दिया ना कि नहीं खाओगे तो बस नहीं खाओगे, मनाहिल मलिक ने उसे डांटा। तुम मुझे डांट रही हो? तुम गंदी हो, जवियार धीमी आवाज में खुर्रा कर बोला। मैं डांट नहीं रही, समझा रही हूं कि बीमार पड़ जाओगे, मनाहिल मलिक ने उसे पिचकारा। वो थोड़ा नरम हुआ। अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पर आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, उसने बच्चों की तरह गुड़िया का हाथ मरोड़कर कहा। मनाहिल मलिक को उसकी मासूमियत पर टूटकर प्यार आया था। अच्छा बोलो, क्या शर्त है? जवियार ने इधर उधर देखा। सामने एक हॉल में ढोल बज रहे थे। वहां क्या हो रहा है? उसने उंगली से इशारा किया। वहां शादी हो रही है। क्या तुम्हें वहां जाना है? मनाहिल मलिक ने पूछा। जवियार की अगली बात सुनकर मनाहिल मलिक को लगा ऐसी सी जैसे जमीन पांव तले से निकल गई हो। ठीक है, फिर मुझे तुमसे शादी करनी है। मनाहिल मलिक का दिमाग घूम गया था। उसने गुस्से से जवियार का हाथ पकड़ा और उसे पार्क ले जाने की बजाय वापस घर की तरफ घसीटने लगी। मुझे पार्क में तुमसे शादी करनी है, वो गुर्राया था। लेकिन अब मनाहिल मलिक उसकी सुन कहाँ रही थी। वो खामोशी से उसे खींचती अपने साथ ले जा रही थी। वो घर में दाखिल होते ही सीधा उसके साथ उसके कमरे में गई थी। जवियार ने मासूमियत से आंखें पटपटाईं। मनाहिल मलिक ने उसकी आंखों में झांका तो उसे वहां सिवाय वीरानी के कुछ नजर न आया। उसने गुस्से से हाथ नीचे कर लिए और सर पकड़कर बैठ गई। कहाँ फंस गई है मनाहिल मलिक तू? काश मैं मजबूर न होती,
वो अपना सर हाथों में गिराए रोने लगी और जवियार उसके करीब आकर बैठा और नरमी से उसके आंसू साफ करने लगा। तुम रो क्यों रही हो? तुम क्यों तंग करती हो मुझे इतना भालू? तुम जल्दी ठीक हो जाओ ना। मनाहिल मलिक ने पहली बार खुद जवियार का हाथ पकड़ा। जवियार के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गहरी संजीदगी आई जो मनाहिल मलिक ने भी महसूस की, मगर अगले ही पल वो फौरन उठी और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे जवियार ने अपना सर सोफे की पुश्त पर गिराया और खाली नजरों से छत को घूरने लगा। उसके जहन में मनाहिल मलिक के आंसू और उसकी अपनी मजबूरियों का तूफान बरपा था। क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? राबिया बेगम ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए हैरत से पूछा। मैं कुछ वक्त आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। माँ जवियार कमरे में दाखिल हुआ और सोफे पर ढेर हो गया। राबिया बेगम फिक्रमंदी से उसके पास बैठी और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हकीकत सामने कैसे लाऊं। अपने इस नाटक में मैं मनाहिल मलिक को भी तकलीफ दे रहा हूं। जवियार ने दुखी लहजे में कहा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो? वो दवाइयां जो मैंने दी थी, क्या मनाहिल मलिक ने तुम्हें खिलाई? राबिया बेगम ने पूछा। जवियार ने नफी में सर हिलाया। नहीं, उसने वो दवाइयां डस्टबिन में फेंक दी। इसका मतलब साफ है कि वो हमारे गद्दारों के साथ नहीं मिली हुई और यही वजह है कि मैं उसे अब मजीद तकलीफ में नहीं देख सकता। वो थके हुए लहजे में बोला, देखो बेटा, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। क्या पता वो जानती हो कि तुम उसे देख रहे हो, इसीलिए उसने वो दवाइयां फेंकती हूं। जिस तरह वो तुम्हारे चाचा की हर बात मानती है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस है। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा, माँ चाचा मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। वो तो बाबा की जान थे। बाबा उनकी हर बात मानते थे। मुझे उन पर शक नहीं है। जवियार ने पुख्ता यकीन से कहा, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, हमारे शक के दायरे में नहीं आते। लेकिन बेटा, किसी पर अंधा यकीन करना ठीक नहीं। हम एक बार मात खा चुके हैं, अब दोबारा मुंह के बल नहीं गिरना चाहते। राबिया बेगम ने समझाया। जवियार ने अपनी माँ का हाथ थामा। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा और मनाहिल मलिक का निकाह करवा दें। अगर वो गद्दारों के साथ मिली भी हुई तब भी वो मुझे इतनी ही अजीज रहेगी। क्या तुम पागल हो गए हो? राबिया बेगम ने हैरत से अपना हाथ छुड़वाया। पहले नहीं था माँ, अब हो गया हूँ। आप मेरी खातिर इतना तो कर ही सकती हैं आप, जवियार ने इल्तिजा की। राबिया बेगम की आंखों में नमी आ गई। हम हर तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। हमें नहीं मालूम अपना कौन है और दुश्मन कौन। आपने उनसे बात की थी? जवियार ने पूछा। हाँ, जहां तक मुझे लगता है वो इन सब में शामिल नहीं है। और जवियार मुस्कुराया। अभी आप कह रही थीं कि किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, और अब इतने यकीन से उसकी गवाही दे रही हैं। खैर, मेरा और मनाहिल मलिक का कल निकाह हो जाना चाहिए माँ। जवियार उठा, अपनी माँ की पेशानी पर बोसा दिया और कमरे से बाहर निकल गया। राबिया बेगम ने सोफे की पुश्त पर सर टिकाकर आंखें मूंद लीं और वो पुराना मंजर उनकी आंखों के सामने लहराने लगा जब वो खुदकुशी करने जा रही थी। रात का वक्त था। राबिया बेगम अपने मरहूम शौहर शाहिद खानजादा की तस्वीर देखकर जारो कतार रो रही थी। आपने वादा किया था कि जब तक जवियार मुझे मान तस्लीम नहीं कर लेता आप मेरा साथ देंगे। आपने मुझे तन्हा छोड़ दिया। अल्लाह ने मुझे अपनी औलाद नहीं दी, लेकिन मैंने जवियार को हमेशा अपना बेटा माना। आपने उसके लिए मुझसे शादी की थी, मगर वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। अब मेरे जीने का क्या मकसद? वो उठी और बेदर्दी से आंसू साफ करती कमरे से बाहर आईं और टेरेस की तरफ बढ़ गईं। जवियार, जो किसी काम से कमरे से बाहर निकला था, उसे शक था शायद उसकी सौतेली माँ ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, और अब उसे ऐसा लगा कि वो अपनी साथी से मिलने जा रही हैं। वो खामोशी से उसके पीछे लपका, लेकिन टेरेस पर कोई नहीं था। राबिया बेगम छत के किनारे पर खड़ी थी। शायद मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने मुझे तन्हा छोड़ दिया। जवियार जब भी ठीक होगा वो कभी भी मुझे अपनी माँ नहीं मानेगा, और अब तो आप भी नहीं होंगे। हौसला देने के लिए मैं ये दिन देखना नहीं चाहती। वो रोती हुई बोली थी,
इससे पहले कि वो नीचे छलांग लगाती, झवियार ने बिजली की तेजी से उन्हें पीछे खींचा और अपने सीने से लगा लिया। राबिया बेगम ने हैरत से झवियार को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या करने जा रही थी अम्मा? झवियार की आवाज भर आ गई थी। जिंदगी में पहली बार उसे मां पुकारते सुनकर राबिया बेगम की हिचकियां बंद गईं। मुझे माफ कर दे मां। मुझे लगा था कि आप भी दूसरी सौतेली माओं जैसी हैं, पर मैं गलत था। झवियार ने उनके आंसू साफ किए। मां, मैं जानता हूं बाबा का जाना नाकाबिले बर्दाश्त है, पर हमें हार नहीं माननी, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल ठीक हो। राबिया बेगम ने उसके चेहरे को हाथों में भरकर पूछा। हाँ मां, मैं ठीक हूं, लेकिन ये राज्य सिर्फ अब तक रहना चाहिए, जब तक मैं बाबा के कातिलों को नहीं पकड़ लेता। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, उसने राबिया बेगम के गिर्द हिसार तंग करते हुए कहा और उन्हें कमरे में ले गया, जहां वो उन्हें सब समझाने के बाद वापस अपने कमरे में आ गया था। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मनाहिल मलिक ने हमेशा की तरह पहले झवियार को नाश्ता करवाया। आज उसका इरादा अपने वालदैन से मिलने जाने का था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी, राबिया बेगम ने उसे आवाज दी। मनाहिल मलिक, कहाँ जा रही हो? मनाहिल मलिक ने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैं अपनी माँ बाप के घर जा रही हूँ उनसे मिलने, उसने सर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है, मैं और झवियार भी आज तुम्हारे साथ चलेंगे। राबिया बेगम का फैसला अटल था। मनाहिल मलिक के पैरों तले से जमीन निकल गई। नहीं नहीं, आप मेरे साथ नहीं चल सकती, उसने फौरन हाथ जोड़ दिए। राबिया बेगम ने नागवारे से पूछा। आखिर क्यों? देखें मैडम, मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। मनाहिल मलिक लब काटने लगी। कैसा मसला? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर छोटा है तो उसकी फिक्र मत करो, हम मिठाइयाँ साथ ले जाएंगे, बस आज हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। उन्होंने मनाहिल मलिक की एक ना सुनी और कमरे में चली गईं। मनाहिल मलिक सर पकड़कर वहीं बैठ गई। उसके चेहरे की परेशानी झवियार बखूबी नोट कर रहा था। मनाहिल मलिक दिल ही दिल में सोच रही थी, अगर अम्मा ने देखा कि झवियार कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक जवान मर्द है तो मुझे ये नौकरी कभी नहीं करने देंगी। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती। इसी लम्हे हामिद साहब वहां दाखिल हुए। मनाहिल मलिक ने शुक्र का सांस लिया और उनकी तरफ भागी। सर देखें ना, मैडम कह रही हैं कि वो झवियार को लेकर मेरे घर जाएंगी। आप उन्हें समझाएं। अगर मेरे वालदैन को पता चला कि झवियार एक जवान मर्द है तो मुझे काम पे नहीं आने देंगे। प्लीज उन्हें मना करें, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। हामिद साहब ने मुस्कुराकर मनाहिल मलिक के सर पर हाथ रखा। तुम फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ। वो राबिया बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गए। वहां राबिया बेगम जाने की तैयारी कर रही थी। भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? हामिद साहब ने पूछा। राबिया बेगम ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। भाई, आप इतनी जल्दी? खैर तो है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलता जाऊं। आप मनाहिल मलिक के घर जा रही हैं? कोई खास काम है? राबिया बेगम ने संजीदगी से उन्हें देखा। हाँ, बहुत खास काम है। आप जानते हैं कि झवियार अब बच्चा नहीं रहा और ना ही मनाहिल मलिक बची है। बेशक झवियार का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, लेकिन वो रहते तो एक ही कमरे में हैं। मैं नहीं चाहती कि वो बिना किसी रिश्ते के यूं साथ रहें। जब तक झवियार ठीक नहीं हो जाता तब तक मनाहिल मलिक और झवियार के निकाह में रहेगी। जब वो ठीक हो जाएगा तो वो उसे मुआवजे के तौर पर देकर रुखसत कर देगा। दरवाजे पर खड़ी मनाहिल मलिक ने सुना तो उसे झटका लगा। उसे राबिया बेगम की सोच पर गुस्सा आने लगा कि वो कितनी आसानी से एक लड़की की जिंदगी में तलाक का धब्बा लगाने का फैसला कर रही थी। वो गुस्से को जब्त करती हुई वापस हॉल में आकर बैठ गई। अंदर हामिद साहब हैरान थे। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? न हम उस लड़की का बस ये मंजर जानते हैं ना कुछ और। आप झवियार का निकाह यूं ही किसी से करवा देंगी? जान पहचान बाद में होती रहेगी भाई, फिलहाल ये काम जरूरी है। वो टोक जवाब देकर बाहर निकल आई। झवियार, उन्होंने आवाज दी और झवियार की रोने हाथ में लिए बाहर आया। गंदी गंदी आंटी। वो उन्हें देखकर बड़बड़ाया और मनाहिल मलिक के पास जाकर बैठ गया। मनाहिल मलिक का दिल चाहा कि एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दे, मगर वो खामोश रही और सबके साथ घर से बाहर निकल आई। थोड़ी देर में वो मनाहिल मलिक के घर पहुंच गए।
मनाहिल मलिक को डर था कि उसकी माँ हंगामा खड़ा कर देंगी, लेकिन उसे हैरत हुई कि उसके वालिद मलिक असलम ड्राइंग हॉल में बैठे मुस्कुरा रहे थे। राबिया बेगम ने उनसे सलाम दुआ की और उनके सामने बैठ गईं। जैसा कि मेरा मुलाजिम सुबह आप आकर आपको सब कुछ समझा चुका है, उम्मीद है आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। राबिया बेगम की बात सुनकर मनाहिल मलिक ने हैरत से उन्हें देखा। पहले मुझे मनाहिल मलिक से बात करनी है, मनाहिल मलिक की माँ नूरीन ने कहा और उसे कमरे में ले गई। तुमने कहा था वो छोटा बच्चा है, कहाँ से वो तुम्हें बच्चा लग रहा है? उसकी माँ नूरीन ने गुस्से से पूछा। अम्मा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर सच बताती तो आप मुझे रोक देती और फिर आपको दोबारा लोगों के घरों में काम करना पड़ता। मनाहिल मलिक ने सर झुका लिया। जो हुआ सो हुआ। वो चाहती हैं कि तुम उनके बेटे से निकाह करो। इससे बड़ी बात क्या होगी कि तुम शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बीवी बनोगी। अम्मा, वो था अब नहीं है, मनाहिल मलिक ने टोका। मैं जानती हूँ, लेकिन अब भी सब कुछ वैसा ही है। निकाह खान आ रहा है, खामोशी से निकाह कर लो। अम्मा, मैं नहीं कर सकती, फिर आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? वो फिक्रमंदी से बोली। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारे बाप का ऑपरेशन भी करवाएंगी और हर महीने तुम्हारी तनख्वाह भी हमें भेज दिया करेंगी। मनाहिल मलिक खामोश हो गई। वो अपने बाप के लिए ही तो ये सब कर रही थी। अगर उसके इनकार से बाप का इलाज रुक जाता तो वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाती। उसने खामोशी से उस कुर्बानी के लिए खुद को तैयार कर लिया। कुछ ही देर में जवियार खानजादा और मनाहिल मलिक का निकाह पढ़ा दिया गया। जवियार उस पूरे वक्त में खामोशी से गुड़िया से खेलता रहा, मगर उसकी नीची नज़रों में एक फातेहाना चमक थी जो किसी ने नोट नहीं की। निसाए निकाह के बाद राबिया बेगम मनाहिल मलिक को अपने साथ वापस घर आ गई थी। मनाहिल मलिक बिल्कुल खामोश थी। उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। वही कमरा जिसमें वो एक केयर टेकर की हैसियत से दाखिल होती थी, आज वो वहां जवियार खानजादा की बीवी बनकर आई थी। कमरे की हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर मनाहिल मलिक के जज्बात और रिश्ता बदल चुके थे। वो कमरे में दाखिल हुई तो पीछे ही जवियार खेलता हुआ आया और बेड पर बैठ गया। इधर आओ, मेरे पास आओ, उसने हमेशा की तरह पुकारा, मगर आज मनाहिल मलिक के कदम मन मन भर के हो रहे थे और हथेलियां पसीने से नम थीं। वो एक सर दाब भरती उसके करीब जा बैठी। तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे हैं? जवियार ने शरारत से उसके गालों को छुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मनाहिल मलिक ने इस बार उसका हाथ नहीं झटका। जवियार के चेहरे पर एक मायनेज मुस्कुराहट आई जिसे उसने फौरन छुपा लिया। मुझे खाना खाना है, जवियार ने अपना खिलौना साइड पर रखते हुए कहा। मनाहिल मलिक ने सर असबाबात में हिलाया और अपना बैग रखकर खाना लेने चली गई। जवियार उसे जाते देखकर मुस्कुराया। तुम इतनी प्यारी और मासूम हो, आखिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? वो बेड पर नींद दराज हो गया। थोड़ी देर बाद मनाहिल मलिक खाना लेकर आई और हमेशा की तरह अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। वो इस कदर घबराहट का शिकार थी कि उसने नोट ही नहीं किया कि निवाला लेते वक्त जवियार कितनी बार उसकी पोरों का लम्स महसूस कर चुका था। खाना खिलाने के बाद वो बर्तन रखकर आई और आदत के मुताबिक अलग सोफे पर लेटने लगी। गुड़िया जवियार की पुकार पर वो हड़बड़ा गई। तुम वहां क्यों लेट रही हो? मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरे साथ लेटोगी। मनाहिल मलिक की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, मैं आ रही हूं। उसने अपना हिजाब उतारा और साइड पर रख दिया। आज पहली बार उसने सोते वक्त हिजाब नहीं पहना था। उसके घने काले आशार जैसे बाल तकिए पर फैल गए। जवियार ने फौरन नजरें फेर ली और गैलरी से बाहर देखने लगा। मनाहिल मलिक ने नोट किया कि जवियार का देखने का जाविया बदल गया है। वो थोड़े फासले पर लेटी ही थी कि जवियार ने आगे बढ़कर अपना सर उसके सीने पर रख दिया। मुझे ऐसे सुलाएं? उसकी आवाज में अचानक एक गहरी संजीदगी थी। मनाहिल मलिक ने कांपते हाथों से उसकी कमर पर हाथ रखा और खामोशी से आंखें मूंद लीं। कुछ देर बाद मनाहिल मलिक की गहरी और पुरस्कून सांसों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। जवियार ने नमी से उसका हाथ हटाया और तकिए पर अपना चेहरा टिकाकर उसे देखने लगा। चांद की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर रक्स कर रही थी। मनाहिल मलिक की गोरी रंगत चांदनी में मजीद निखर गई थी।
उसकी घनी लंबी पलकें गालों पर हल्का सा साया किए हुए थीं। उसके रेशमी बाल तकिए पर बिखरे किसी ख्वाबनाक मंजर का पता दे रहे थे। उसके वजूद से उड़ती भीनी खुशबू जवियार की हवास पर छाने लगी। वो इसकी मासूमियत और खूबसूरती में ऐसा खोया कि उसे पता ही ना चला कि कब वो खुद भी नींद की वादियों में उतर गया। अगली सुबह जब मनाहिल मलिक की आंख खुली तो सामने जवियार का चेहरा था। वो फौरन उससे दूर होकर खड़ी हो गई। क्या हुआ है? जवियार ने आंखें पटपटाते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वो पलटी ही थी कि जवियार की तड़कदार आवाज गूंजी। नाश्ता मुलाजमा ले आएगी? उसकी आवाज में मौजूद गुस्से और संजीदगी पर मनाहिल मलिक ठिठक गई। उसने मुड़कर देखा तो जवियार ने फौरन अलमारी के ऊपर पड़े खिलौने की तरफ इशारा किया। मुझे वो चाहिए। मनाहिल मलिक ने सर हिलाया और वो खिलौना उतारने लगी। हाथ ना पहुंचा तो उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया और स्टूल पर खड़ी हो गई। उसके बावजूद हाथ ऊपर ना पहुंचा। जवियार को अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। अचानक मनाहिल मलिक का पांव फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि जवियार ने बिजली की किसी फुर्ती से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मनाहिल मलिक उसकी इस फुर्ती देखकर दंग रह गई। भालू, तुम ठीक हो ना? उसने हैरत से पूछा। जवियार के चेहरे पर वही मायनेज मुस्कुराहट आई और उसने झुककर मनाहिल मलिक के लबों का एक गहरा बोसा लिया। मनाहिल मलिक की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे इसकी बिल्कुल तवक्कुर न थी। एक जनी मरीज ऐसा कैसे कर सकता है? उसने सोचा। वो झटके से उसकी बाहों से निकली और रोते हुए वही खिलौना उसकी तरफ उछाल दिया। जवियार ने महारत से उसे कैच किया और एक तरफ फेंक कर मनाहिल मलिक की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से हामिद साहब की आवाज आई। तुमने मुझे खिलौना मारा। तुम गंदी हो, बहुत गंदी हो। जवियार फौरन अपने पुराने बचकाना लहजे में वापस आ गया। मनाहिल मलिक हैरान रह गई कि अभी कुछ सेकंड पहले जो शख्स इतना संजीदा था वो अचानक बच्चा कैसे बन गया। उसके लिए समझना मुश्किल था कि ये नाटक है या हकीकत। अच्छा, सॉरी। वो आगे बढ़ी और उसे चुप करवाने लगी, जबकि जवियार रोने की भरपूर अदाकारी कर रहा था। मैं दरवाजा खोलूं? चाचा आए हैं। मनाहिल मलिक ने उसे पिचकारा तो वो मुंह बसोर कर बेड पर जा बैठा। मनाहिल मलिक ने अपना हिजाब ठीक किया और दरवाजा खोल दिया। हामिद साहब अंदर आए और जवियार से बातें करने लगे। मनाहिल मलिक ने मौका गनीमत जाना और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मनाहिल मलिक जवियार से नजरें चुराती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिल में कैसी बेचैनी है। रात के वक्त जब वो कमरे में आई तो जवियार पहले ही मुंह बसोरे बैठा था। सारा दिन कहाँ थी तुम? जवियार ने उसे पास आने का इशारा किया। मनाहिल मलिक खामोशी से उसके करीब बैठी। मैडम ने कुछ काम कहा था, वही कर रही थी। उसने सफाई से झूठ बोला। लेटो, मुझे सोना है। जवियार ने अपनी मखसूस जिद्दी टोन में कहा। मनाहिल मलिक लेट गई तो जवियार ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया, मगर आज उसे जवियार के वजूद में एक अजीब सी तपीश और बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी वो नींद की वादियों में कदम रखने ही वाली थी कि अचानक जवियार को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। किसी ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसके मुंह पर तकिया रख दिया था। जवियार ने पूरी कउव्वत से अंधेरे में हाथ मारा जो सामने वाले के मुंह पर लगा और वह शख्स जमीन बोस हो गया। जवियार ने हड़बड़ाकर उठते हुए कमरे की लाइट ऑन इन की। सामने का मंजर देखकर जवियार और मनाहिल मलिक दोनों के होश उड़ गए। सामने हामिद साहब खड़े थे। उनके हाथ में पिस्तौल थी। चाचा, आप? जवियार की आवाज में कराहत थी। उसे जिस पर सबसे ज्यादा यकीन था वही उसका कातिल निकला। आप दौलत की लालच में इतने अंधे हो गए कि अपने भाई को मार दिया और अब मुझे हामिद साहब ने सरद मोहरी से कहा, हाँ मैंने ही मारा शाहिद को। उसे लगता था कि जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक रहने सानिचिन है। इसी लम्हे कमरे में राबिया बेगम की बहन सारा और उसका शौहर कामरान दाखिल हुए, जिन्होंने राबिया बेगम को रस्सियों से बांध रखा था। मनाहिल मलिक ने तड़प कर राबिया बेगम को देखा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वो धाड़ी हामिद जो काम सोते में नहीं हुआ वो अब करो, बाकी इस औरत को हम ठिकाने लगाते हैं, सारा ने चीखत कर कहा। हामिद साहब ने गन जवियार के माथे पर तान ली। मनाहिल मलिक की चीख निकल गई, मगर एन उसी वक्त बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगे।
हामिद साहब बौखला गए। पुलिस को किसने बुलाया? हामिद साहब हैरत से बोले, मैंने बुलाया है। अगर मैं इतने दिनों से अपनी बीवी का साथ दे रहा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था उसके साथ और कौन मिला है उस दिन। जब सारा राबिया बेगम की बहन ने कहा कि उसने दवाइयां बदली हैं तो मैंने राबिया को पहले ही बता दिया था कि सारा कातिल के साथ मिली है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम लोग जायदाद के पीछे शाहिद भाई को मार दोगे तो मैं पहले ही उनकी जान बचा लेता। लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे तब मालूम हुआ जब तुम दोनों जवियार से मिलने अस्पताल गए और उसको बेहोश समझकर अपना सारा प्लान बता रहे थे। उस वक़्त जवियार ठीक तरह होश में नहीं था। वो कुछ समझ नहीं पाया कि कौन बात कर रहा है। मैं बाद में वहां गया तो तब उसने मुझे देखा था। आंखें खोलकर उसे लगा कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। कामरान एक ही सांस में सब बोल गया था। और जब मुझे मालूम हुआ कि कोई मुझे मारना चाहता है और ये एक एक्सीडेंट, एक सोची समझी साजिश है, तो मैंने भी जहनी तवाजुन खोने का नाटक किया और देखो आस्तीन के सांप बाहर आ गए। जवियार गुस्से और कराहत से बोला। अचानक ही पुलिस कमरे में दाखिल हुई और अफरा तफरी में हामिद साहब ने गोली चलाई जो कामरान को लगी, मगर जवियार ने फुर्ती से हामिद साहब से गन छीनी और उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने हामिद साहब और राबिया बेगम की बहन सारा को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ पुरस्कून हुआ तो राबिया बेगम रोते हुए बोली, जवियार, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी अपनी बहन इस साजिश में शामिल है। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। जवियार ने उन्हें तसल्ली दी। फिर मनाहिल मलिक की तरफ देखा जो भी बेयकीनी से उसे देख रही थी। मम्मा, आप आराम करें, मैं मनाहिल मलिक से बात करके आता हूँ, जवियार ने कहा तो राबिया बेगम मुलाजमा के साथ अपने कमरे में चली गईं। मनाहिल मलिक उससे घबराकर दूर होने लगी। मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे पास बैठो। जवियार ने उसे नरमी से सोफे पर बिठाया। मनाहिल मलिक, मैं ये सब तुम्हें पहले बताना चाहता था, मगर मैं उस वक़्त किसी पर यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन हमारा ये निकाह हकीकी है और सच तो ये है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मनाहिल मलिक ने हैरत से उसे देखा। जवियार की आंखों में अब कोई बचकानापन नहीं था, बल्कि एक मर्दाना वकार और बेपनाह मोहब्बत थी। मुझे इस हकीकत को कबूल करने के लिए वक़्त चाहिए। मनाहिल मलिक ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, तुम्हारे पास वक़्त ही वक़्त है, जवियार ने मध्यम आवाज में कहा। उसकी नजरें मनाहिल मलिक के सुर्खा होते गालों पर गड़ी थीं। लेकिन ये जो 2 महीनों से तुमने मेरा सब्र आजमाया है ना, अब मैं अपने जज्बात पर मजीद लगाम नहीं लगा सकता। सुबह होने में बहुत वक़्त है, अभी आओ मैं मोहब्बत का इजहार करूं। उसने झुककर मनाहिल मलिक को अपनी बाहों के हिसार में भर लिया। मनाहिल मलिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जवियार ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। कमरे में चांद की रोशनी फैल रही थी। तुम मेरी बीवी हो मनाहिल मलिक, और आज से हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। जवियार ने उसकी पेशानी पर वालेहाना बोसा दिया और फिर धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। मनाहिल मलिक ने महसूस किया कि उसके गिर्द जो हिसार था वो अब सिर्फ हिफाजत का नहीं बल्कि एक अटूट मोहब्बत का था। जवियार के लम्स में वो मिठास थी जिसने मनाहिल मलिक के तमाम